सी देरी की हम ये प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि अगर कोई 9-10 का छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो उन्हें ये समझने में डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। देखो, हम शुरुआत करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी एस्पायरेंट्स से। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि जितनी भी पॉलिसी अभी रिलीज़ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच के लिए ही हुई है। तो हम यहाँ पे उन्हीं बच्चों की बात करेंगे जो अपना करियर क्लिनिकल साइकोलॉजी में सेट करना चाहते हैं या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अब इन सारे बच्चों को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में बांट दिया। पहली कैटेगरी को हमने बोला ऐसे बच्चे जो 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिन्होंने भी 12th क्लास पास आउट नहीं की है। यानी 12th क्लास पास आउट के अंदर हम किस को रखेंगे? ऐसे बच्चे जो अपनी बैचलर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में हैं, या फिर वो इस समय अपनी मास्टर्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, या फिर वो अपनी एमफिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने ऐसे बच्चों को रखा जो अभी अपनी स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप आगे की वीडियो को बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे। हमने सारे क्लिनिकल साइकोलॉजी एस्पायरेंट्स को 2 कैटेगरी में रखा। पहले वो जो 12th क्लास पास आउट है, यानी अगर कोई बच्चा बैचलर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में है, या मास्टर्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, या इस समय एमफिल की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो 12th क्लास पास आउट कैटेगरी में रखा जाएगा। और दूसरी तरफ वो बच्चा जो भी 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास में है लेकिन अभी स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहा है, तो नॉट 12th क्लास पास आउट में हमने उस बच्चे को रखा। अब हमें आगे की वीडियो में ये समझना है कि एक्चुअल में जो पॉलिसीज रिलीज हुई हैं, जो नए रूल्स बने हैं, वो इन दोनों ग्रुप के बच्चों को किस तरीके से हैम्पर कर रहे हैं। यानी इन दोनों ग्रुप के बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा इन नए पाथवेज का। इन दोनों में से कौन से ग्रुप के बच्चों को इन नए पाथवेज के अकॉर्डिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना होगा, और कौन से ग्रुप के बच्चे पहले जो सिस्टम चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकेंगे। तो पहले हम ग्रुप बाय ग्रुप बात करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की। बच्चों, ग्रुप 1 के अंदर हमने ऐसे बच्चों को रखा था जो इस समय 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं। और 12th क्लास पास आउट करने का मतलब क्या है कि या तो वो अपने बैचलर्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में है, या फिर वो अपने मास्टर्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, या फिर वो अपनी एमफिल की प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं। अब इन बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के पाथवे में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं लेकर आया गया है। यानी जो पाथवे आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, जो रास्ता आपको पहले तय करना था क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का, अब भी वही एज इट इज़ रास्ता आपके लिए अवेलेबल है। अब पहले क्या रास्ता था? एक्चुअल में हमें पहले 3 साल की बैचलर्स कंप्लीट करनी होती थी, देन 2 साल की मास्टर्स आप करते थे, और उसके बाद फाइनली टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको एमफिल कंप्लीट करनी होती थी फॉर 2 ईयर्स, एंड आफ्टर दैट आपको आरसीआई की तरफ से एक लाइसेंस मिलता था, जिसके बाद आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग अलग हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, या फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते थे। अब हुआ क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए एमफिल का करना ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली पाथवे तो सेम रखा है, तो एमफिल का करना ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए एमफिल के कोर्स को अगले 5 से 6 साल तक कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ इस ग्रुप के बच्चों के लिए जो अभी 12th क्लास पास आउट हैं या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए अगले 5 से 6 साल तक एमफिल के कोर्स को कंटिन्यू रखा जाएगा, ताकि इस ग्रुप से बिलोंग करने वाला हर बच्चा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सके, राइट। लेकिन हमें इस पाथवे को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये पाथवे था क्या। बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 3 साल की अपनी बैचलर्स कंप्लीट करनी होती थी, उसके बाद आप 2 साल की अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते थे, और यहाँ से अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते अवेलेबल होते थे। या तो आप 1 साल का डिप्लोमा कीजिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर आप 2 साल की एमफिल कंप्लीट कीजिए, राइट। अगर आप मास्टर्स के बाद 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो आपको जो डिग्री मिलती है वो मिलती है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मास्टर्स के बाद 2 साल की एमफिल करते हैं तो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का लाइसेंस मिलता है बाय द आरसीआई, जबकि यहाँ पर आप एक एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हो। ये जो रास्ता है ये पहले से चलता आ रहा है और आप लोगों के लिए यही कंटिन्यू रहेगा। यानी आप चाहे बैचलर्स में हैं, चाहे आप मास्टर्स में हैं, चाहे आप एमफिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यही रास्ता अपनाना है। पहले बैचलर्स 3 साल, फिर 2 साल मास्टर्स, और उसके बाद अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है, जहाँ पर आप एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मास्टर्स के बाद 2 साल की एमफिल करते हो तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री मिलती है, प्लस आरसीआई की तरफ से आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस या अलग अलग जगह पर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो वीडियो रोक के इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राइट। बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, और ग्रुप 2 के अंदर हमने ऐसे बच्चों को रखा था जो इस समय 12th क्लास पास आउट नहीं है, और क्योंकि वो 12th क्लास पास आउट नहीं है, इट मीन्स वो अभी अपनी स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं।
अब एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि जितनी भी नई पॉलिसीज़ आई है वो सब की सब पॉलिसीज़ इन बच्चों के लिए आई है जो अभी क्लास 12 पास आउट नहीं है या अपनी स्कूल स्टडीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, उससे छोटे हो, किसी भी क्लास में हो। लेकिन जैसे ही पॉलिसीज़ अप्लाई की जाएंगी उसके बाद हर एक वो बच्चा जो 12th क्लास पास आउट करेगा वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा या इन्हीं प्रोग्राम्स को ऑप्ट करके ही वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा। तो इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए नए पाथवे को इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो ऐड ऑन की गई है वो ये है कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उनके पास साइंस स्ट्रीम 11th-12th में ज़रूर होनी चाहिए। यानी अब आपको 10th के बाद ही ये डिसाइड करना होगा कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। हालांकि अभी नोटिफिकेशन में साइंस स्ट्रीम और इक्विवेलेंट लिखा है, तो हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया जाए कि और कोई ब्रांच का बच्चा जुड़ सकता है या नहीं। बट अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन पाएगा। उसके बाद इस न्यू पाथवे के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो सेशन है या आपका जो करिकुलम है उसे 4+2 के हिसाब से बांट दिया गया। यानी सबसे पहले आपको 4 साल की बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, लिसन इट अगेन, बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी होगी और उसके बाद आपको 2 साल की मास्टर्स करनी होगी, दैट टू इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और इस 4+2 की स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली एक आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस दिया जाएगा टू प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बट यहाँ पे जिस तरह हमने पहले के ग्रुप के बच्चों के इस पाथवे को और डिटेल्ड वे में समझा था, हम इस पाथ को भी और डिटेल वे में समझते हैं। बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपनी 4 साल की बीएससी ऑनर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, दैट शुड बी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और उसके बाद आप 2 साल की मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, दैट ऑल्सो शुड बी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब आपके नोटिफिकेशन में इन टोटल 6 साल के सेशन के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कब थ्योरी बेस्ड स्टडी होगी, कब प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होगी, ये भी बताया गया है। तो आपके लिए क्या किया गया है, इन 4 साल की बीएससी ऑनर्स के समय के दौरान 3+1 का क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी पहले 3 साल तक आप जो पढ़ाई करेंगे वो मोर ओवर थ्योरी बेस्ड रहेगी, प्लस लास्ट के 1 साल जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस्ड रहेगी। यानी 3 साल तक आपको थ्योरी के साथ थोड़े अमाउंट में प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएंगी, बट लास्ट का जो 1 साल है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड रहेगा, जहाँ आप ओपीडी आईपीडी के अंदर बैठकर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको स्किल्स के ऊपर अपने काम करना है। वहीं जब आप मास्टर्स की बात करते हैं तो ये जो आपका मास्टर्स में 2 साल का कोर्स रहेगा ये पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि अब तक क्या होता है मास्टर्स एक थ्योरेटिकल स्टडी है, लेकिन आपके लिए मास्टर्स को ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेस्ड बना दिया जाएगा। तो ये आपके 4 साल और 6 साल की स्टडी इस तरीके से चलेगी। अब यहाँ से उन्होंने जो चीज़ ऐड ऑन करी है वो उन्होंने कहा कि देखो हम एक काम करते हैं, हम इन 2 साल की जो मास्टर्स है ना उनको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर और मास्टर्स का सेकेंड ईयर। अब उन्होंने सोचा कि देखो अगर कोई भी बच्चा बीएससी ऑनर्स के बाद मास्टर्स कोर्स में इंट्रोड्यूस होता है और वो किसी वजह से सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट कर पाता है, मे बी कोई पर्सनल रीज़न की वजह से, या बच्चे को लगे कि हमें सिर्फ एक ही साल पढ़ाई करनी है, उसके आगे हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो ऐसे केस में मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप आउट कर देते हैं मास्टर्स की डिग्री को, तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी मास्टर्स को 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको जो डिग्री दी जाएगी वो दी जाएगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, और आपको आरसीआई की तरफ से एक लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी ये जो नए रूल्स हैं वो इस तरीके से बढ़ने वाले हैं। पहली बात तो आपके लिए नए जो तरीके लाए गए हैं उसके अंदर आपका सेशन 4+2 के हिसाब से रखा जाएगा, जिस तो यानी आपको बीएससी ऑनर्स पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर 4 ईयर्स, देन आप मास्टर्स कंप्लीट करोगे। अगर कोई बच्चा मास्टर्स के सिर्फ 1 ईयर को कंप्लीट करके ड्रॉप आउट कर देता है तो ऐसे केस में आपको पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री दी जाएगी, और उसके बाद अगर दोनों साल कंप्लीट कर लिए तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री और आरसीआई की तरफ से एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये हमने अलग अलग ग्रुप की बात करी, अब हम फटाफट से दोनों ग्रुप्स के कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ओके सो गाइज ये है दोनों ग्रुप का क्लासिफिकेशन विद द डिफरेंसेस। हमने इनिशियली क्लिनिकल साइकोलॉजी एस्पायरेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा था, क्लास 12 पास आउट और नॉट क्लास 12 पास आउट। क्लास 12 पास आउट में हमने ऐसे बच्चों को रखा जो बैचलर्स के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में है, मास्टर्स के फर्स्ट और सेकंड ईयर में है, या एमफिल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए प्रीवियस पाथवे को ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का चेंज इनके लिए नहीं लाया गया है, और प्रीवियस पाथवे 3+2+2 के अकॉर्डिंग चलता था, और सिर्फ आपके लिए एमफिल को अभी आने वाले 5 से 6 साल और कंटिन्यू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ऐसे बच्चे हैं अभी नॉट 12th क्लास पास आउट हैं, आपके लिए प्रॉपर एक नया पाथवे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपका साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करना बहुत ज़रूरी है, और आपके सेशन को 4+2 के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी पहले आपको 4 साल की बीएससी ऑनर्स कंप्लीट करनी होगी और फिर आपको 2 साल की मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जहाँ पहले 7 साल लगते थे एक बच्चे को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, अब आप वही काम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं इन ग्रुप 1 के बच्चों से एक
छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बच्चों देखो, पहली बात तो जितने भी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि मैम हम फर्स्ट ईयर में हैं बैचलर के, मास्टर्स के सेकंड ईयर में हैं, एमफिल चली जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ और अच्छी बात तो यही है कि कोई भी पाथवे बदला नहीं गया है। बिकॉज ऐसे टाइम पे आके अगर कोई इस तरह का रूल लाया जाता कि बहुत बच्चों का नुकसान हो, इससे बेटर है कि जो पहले था वो एज इट इज़ है। हालांकि इन बच्चों के लिए पूरी तरह से चेंज है, तो इनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वो बेसिक से ही इस पाथवे के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट ये बच्चे जो इस टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फेस कर रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस तरह से अपने आप को परेशान नहीं करें, बिकॉज सबसे अच्छी बात यही है कि बदलाव इस तरीके से नहीं आया है, जो आया है वो सबके लिए एक जैसा है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, आपके लिए हालांकि एमफिल को कंटिन्यू किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है और थोड़ी सी लिमिटेशन वाली बात भी है कि सिर्फ 5 से 6 सालों के लिए है बच्चों। तो अगर कोई बच्चा एमफिल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको इतनी अच्छी एमफिल की प्रिपरेशन करनी होगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्लियर कर दें। बिकॉज जैसे जैसे ये साल कम हो रहे हैं, आपकी जो टेंडेंसी है एमफिल के अंदर ज्वाइन होने की वो भी कम होती जा रही है। लेट मी टेल यू हाउ। इस चीज़ का प्रेशर देखो, एमफिल जो प्रिपेयर कर रहे हैं या मास्टर्स के फर्स्ट सेकंड ईयर में, उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा बिकॉज उनके पास 5 से 6 साल हैं अभी। अगर वो एक अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाती तो 2 अटैम्प्ट ले लेंगे, 3 अटैम्प्ट ले लेंगे, बट दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। बट वो बच्चा जो भी बैचलर्स के सिर्फ फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, तो 4 से 5 साल तो उसको मास्टर्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे। उसके बाद बचेंगे सिर्फ 1 से 2 साल फॉर द एमफिल एंट्रेंस। तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम अटेम्प्ट में आप एमफिल में इंट्रोड्यूस हो जाते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। बिकॉज एक बार अगर ये टाइम चला गया और एमफिल डिसकंटिन्यू हो गई तो बच्चों, इस कैटेगरी के बच्चों के पास और कोई भी तरीका नहीं बचेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का। बिकॉज आप इस कैटेगरी में फिक्स नहीं हो पाओगे और इससे अकॉर्डिंग आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी बनने के लिए एमफिल का होना ज़रूरी है। इसलिए बैचलर्स के बच्चों से मेरी सजेशन उनके लिए स्पेशली है कि प्लीज़ बच्चों, बिना घबराए, बिना किसी डर के अपनी एमफिल अगर आप करना चाहते हो तो अभी से ही उसके लिए कुछ टाइम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अभी से मेहनत करनी स्टार्ट करो ताकि ये 5 से 6 साल के गैप के अंदर अंदर ही आप अपनी एमफिल कोर्स में एडमिशन ले सको। हाँ जी, आई होप कि आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वीडियो में ज़रूर कवर हो गई होंगी। बट स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन मन में रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हो। अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन सारी प्रॉब्लम्स को उठाकर साइड रखते हैं और पर्सनली कुछ बात करते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम जब भी कोई बदलाव लेकर आता है वो हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखकर लाता है, ठीक है। हो सकता है उस बदलाव के कुछ फ़ायदे हो, कुछ नुकसान हो, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वो बड़े लेवल पे हर एक बच्चे के साथ है। ऐसा कभी नहीं होता कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन 2 बच्चों को फ़ायदा दे रहा है, 2 बच्चों को नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, हमें सिर्फ उतना दिख रहा है जितना हम देख पा रहे हैं। हमें सिर्फ ये डिसीजन दिख रहा है कि एमफिल को स्क्रैप किया जा रहा है अगले 5-6 सालों में, बट इस डिसीजन के पीछे कई सालों की मेहनत लगी होगी। कई बार उन्होंने इस तरह के डिसीजंस लिए होंगे, फिर कैंसिल किए होंगे, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ लगे होंगे, तब जाके उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया होगा। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में विश्वास रखें, यही सोच कर कि शायद ये डिसीजन हमारी बेहतरी के लिए हो। मैं मानती हूँ कि कुछ बच्चे इस डिसीजन से हैप्पी होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं बिकॉज हम उनमें कुछ चेंज नहीं ला सकते। बट इट्स ओके, इट्स ओके, राइट। बिकॉज अभी वैसे भी चीज़ें ऑन पेपर्स हैं और इन प्रोसेस हैं। अभी इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में आगे कितना टाइम जाने वाला है वी डोंट नो। तो अभी से परेशान होके तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बिना किसी टाइम वेस्ट को किए। बिकॉज बच्चों, चाहे कोई भी रूल आए, कोई भी डिसीजन आए, एक चीज़ जो कभी नहीं बदलने वाली वो है बढ़ता हुआ कंपटीशन। हर एक बढ़ते साल के साथ कंपटीशन और डबल ट्रिपल होता जा रहा है। और जब बच्चों को ये पता हो कि आगे से 5-6 साल बचे एमफिल करने के लिए, तो एमफिल के एंट्रेंस पे तो आप ये लगाओ कि बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। स्पेशली बैचलर्स वाले बच्चे अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आगे जाके आपको ज़्यादा अटेम्प्ट ना लेनी पड़े। और इतनी टेंशन मत लो, जो भी होगा ना देखा जाएगा, ठीक है। बिकॉज कुछ बहुत बड़ा भी हो जाए ना तो भी कुछ नहीं होता। और लिटरली मैंने जब इंस्टाग्राम पे पूछा टू आस्क मी डाउट्स अबाउट दिस ऑनगोइंग केओस, मैं खुद परेशान हो गई थी यार, ये देखे कि आप लोग कितना परेशान हो। तो मत लो इतना स्ट्रेस, ठीक है। जो होगा साथ मिलके देख लेंगे। बस एक चीज़
एंड ऑल्सो जब वीडियो देखते हुए एंड तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल वापस मत जाना। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, वेदर यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल और नॉट। और आगे आप किस तरह की वीडियोज़ चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करके जाना। ऑल्सो guys, I have tried my best to give you the best, so please, if you find this video useful, do share it with your colleagues and with your classmates or friends. I hope that it will help them also. And at last but definitely not the least, पढ़ाई करनी है, उसी इंटेंसिटी के साथ करनी है, बिकॉज हार तो हम लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, बिना किसी बात से डरे, बिना किसी डिस्टर्बेंस से डरे, मज़े से मस्ती में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, दोनों पे ध्यान दो, बिकॉज दोनों का लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो 3 घंटे आप पेपर में लगाते हो ना, अगर आप सब कुछ पढ़ के गए हो लेकिन यहाँ से फिट नहीं हो, यहाँ से आप टेम्परामेंट और उस टाइम की वो जो क्यूरोसिटी और वो जो एक होता है ना घबराहट एग्ज़ाम के टाइम पे, वो मैनेज नहीं कर पाए तो पूरे साल की पढ़ाई ख़राब हो जाती है। इसलिए इस पर भी ध्यान दो, पढ़ाई के साथ साथ घबराना नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प you, and you can also personally DM me if you have any queries left. So yeah, that's all